Hey guys, welcome to the next video of Classical Optimization Techniques course। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड को कैसे यूज किया जाता है एलपीपी सॉल्व करने के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको सब समझ आ जाएगा कि ग्राफिकली हम एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। तो मैं जैसे आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हमारे को या तो मैक्सिमाइज करना होता है या तो मिनिमाइज करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको हमारे को मैक्सिमाइज करना है। एंड ये हमारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और ये x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो प्लीज वहाँ पे देखिए ताकि आपको ये बात समझ आए कि ये क्या है। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड दीज टू आर द कंस्ट्रेंट्स। सो बेस्ड ऑन दिस वी विल बी सॉल्विंग द ग्राफिकल मेथड। जैसे कि ये आप जानते होंगे कि ये कैनोनिकल फॉर्म में है। जब भी हमारे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस होते हैं तो ये कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमारे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे करा? हमने कुछ नहीं करा ग्राफिकली में, सिर्फ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की जगह। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होगी ना। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी वो सोच रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे तो हमारे को स्लैक वेरिएबल यूज करना चाहिए था। जैसे कि हमारे को इसको लिखना चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म में x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से लिखना चाहिए था हमारे को इस वाली, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एज पर माय ओल्डर वीडियोस। लेकिन ये वाला मेथड आपको याद होगा, मैंने कहा था सिर्फ सिंप्लेक्स में यूज करेंगे। सिंप्लेक्स में यूज करा जाएगा ये मेथड, ग्राफिकल में नहीं। इसलिए हम ये वाली चीज जो है यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। हमारे को यहाँ यूज नहीं करना है। ये वाला मेथड जो है ग्राफिकली, उसमें सीधे हम लिख देंगे इक्वल टू 1 या फिर जो भी यहाँ पे कांस्टेंट दिया होगा। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट जो है उसको हम लिख सकते हैं -3 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आप जानते होंगे जैसे पुरानी क्लासेस में हमने देखा है कि अगर किसी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे। तो हमने वही किया है, x1 और x2 ले लिया और x1 को पहले 0 पुट करेंगे हम। इस इक्वेशन में x1 को अगर आपने 0 पुट किया तो x2 हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं x2 को 0 पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन के अंदर तो मेरा जो x1 होगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है। तो सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अगर इस वाली इक्वेशन को अगर मैं x1 को 0 पुट कर दूं इसके अंदर, अगर मैंने x1 को 0 पुट कर दिया तो मेरा x2 कितना आया? 3। सिमिलरली अब मैं इसमें x2 को 0 पुट कर दूं तो जो मेरा x1 है वो आएगा -1, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा और -1 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है? हमने एक्सिस बनाई, x एक्सिस पे हमने ले लिया x1, y एक्सिस पे हमने ले लिया x2। ये याद रखिएगा कि आप कौन सा x1 और x2 किस एक्सिस पे ले रहे हैं। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिफाइंड इसकी वो है तरीका कि x1 को हम यहाँ लेते हैं x पे और x2 को y एक्सिस पे लेते हैं। तो आप इसको ही फॉलो करिए। एंड नाउ हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से प्लॉट किया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे किया है। मान लीजिए ये वाला है इस इक्वेशन का पॉइंट्स है हमारे पास। तो पहले हमने क्या लिया 0,1, मतलब x1 0 है, x1 0 है और हमारा जो x2 है वो हमारा 1 है। तो वो ये वाला पॉइंट रहेगा, मतलब कि ये पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। नाउ इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब x1 हमारा 1 है और x2 हमारा 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और ये हमने लाइन खींच दी जिसको हमने लिख दिया 1, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसको प्लॉट करेंगे, ये वाले पार्ट को। इसके अंदर हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट पहले प्लॉट किया 0, x1 0 है और हमारा x2 क्या है 3, तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। और अब हमने जब इसको प्लॉट किया तो -1 हमारा क्या है यहाँ पे, x1 हमारा -1 है और x2 हमारा 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया और यहाँ पे हमने लाइन खींच दी और यहाँ लिख दिया 2, क्योंकि ये सेकंड वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हैज बीन फिनिश्ड। तो अब हमारे को क्या करना है, शेडिंग करनी है। तो आपने पुरानी क्लासेस में अपना देखा होगा कि शेडिंग करने का एक तरीका होता है कि जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं
और अगर ये वाला पार्ट इफ द LHS इज लेस देन द कांस्टेंट और द RHS पार्ट, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन के पास शेड करते हैं। ठीक है, तो हम ओरिजिन के पास शेड करेंगे इस वाले को। जैसे कि ये वाली लाइन को ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम ये वाला पार्ट शेड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है। आप ऐसे लाइंस बना सकते हैं कि हमारे को यहाँ शेड करना है। ठीक है, नाउ सिमिलरली अब देखेंगे दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसके अंदर दी LHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी RHS, मतलब कि कांस्टेंट से बड़ा है। ठीक है, तो हम ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करते हैं। तो ये लाइन है हमारे पास, अब हमारे को अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है, तो मतलब कि ये लाइन है और ये ओरिजिन है और हमारे को अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है, तो हम इधर शेड करेंगे, मतलब कि इस वाली साइड में शेड करेंगे। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहां तक ही शेड करते हैं इसको। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे कि हमारे को मैक्स ऑफ जेड निकालना था, लेकिन मैक्स ऑफ जेड निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो शेडिंग है, शेडिंग 1, इसको मैं S1 लिख दूं, और ये वाली जो शेडिंग है इसको मैं लिख दूं S2। तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पार्ट नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब आपको कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जिसपे आप मैक्स वैल्यू निकाल पाएंगे जेड की, क्योंकि ये जो शेडिंग पार्ट है ये इंटरसेक्ट या फिर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका है नो सॉल्यूशन, कि हमारे को इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिला। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे को फिर से मैक्स ऑफ जेड निकालना है, और इक्वेशन दे रखी है z इज इक्वल टू 6x1 प्लस x2, और हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और हमारे को ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि आपको किस वे में इसको सॉल्व करना है। सिंप्लेक्स दे रखा होगा तो सिंप्लेक्स के तरीके से करेंगे, ग्राफिकली है तो ग्राफिकली तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने तो क्या करा, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इक्वल टू का साइन लगा के, और हमने फिर पॉइंट्स निकाल लिए। पॉइंट्स क्या है, 0,3 और 3/2, 0, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, 0। सिमिलरली ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इसके भी हमने पॉइंट्स निकाल लिए। ये सिमिलरली कुछ नहीं है, x1 इज इक्वल टू x2 है, तो मतलब आप कुछ भी वैल्यू x1 की डालेंगे तो x2 की वैल्यू भी सेम ही आएगी, तो वही लिखा गया है यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2। ठीक है, तो ये लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है डायगोनली ऐसे विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन, और ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन 1 है, ये वाला पार्ट। और हमने यहाँ 1.5 लिखा है और यहाँ 3 है, जो कि ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिनको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। एक तो ये है 1.5, 0, और एक ये है 0,3, और वही हमने सेम लिया है कि x1 एक्स एक्सिस पे लिए, x2 हमने y एक्सिस पे लिए। नाउ क्या करेंगे, अब करते हैं शेडिंग। शेडिंग के लिए क्या देखना है, शेडिंग के लिए हमें ये पार्ट देखना है भाई। ठीक है, तो अब हमारा जो ये पार्ट है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी RHS, मतलब कि ये पार्ट बड़ा है, तो हम कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी हमारा ग्रेटर देन होगा तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे। तो हमारी क्या है इक्वेशन, इक्वेशन 1, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन में शेड करेंगे तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, मतलब इस रीजन में शेड होगा। अभी करते हैं इसको शेड, हमने बस मार्क कर दिया कि हमें इस रीजन में शेड करना है। ठीक है, और दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरी वाली हमारी ये है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन है। तो जब भी अब इसमें क्या करें, ये तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, अब नीचे शेड करे या ऊपर शेड करे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका नीचे शेड होगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये नीचे शेड होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पार्ट इसका वो करते हैं शेड। तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग रीजन है ये आया, हो सकता है हम इसको ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो हमने इसको शेड कर दिया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैक्स वैल्यू निकालिए। अब इसकी मैक्स वैल्यू नहीं निकल सकती, सोचिए क्यों, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, मतलब कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये इनफाइनाइटली बढ़ता चला जाएगा। ये जो शेडिंग का पार्ट है ये कहीं रुक नहीं रहा। ठीक है ना, तो अगर हमारे को मैक्स निकालना है इस पार्ट का तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हो सकता है कि मैक्स वैल्यू कहीं और आ जाए, आगे आ जाए। तो इसके लिए हम इसमें भी लिखेंगे वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर मैक्स। लेकिन अगर हमारे को मिन निकालना है
तो फिर हम इसमें देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वो आपको मैं पहले ये सॉल्व करूंगा फिर बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं। ये दोनों मैक्स के लिए थे और दोनों में ही हमारे को सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। नाउ थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो दे रखा है z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, और ये दोनों हमारे हैं कंस्ट्रेंट्स, और ये शो करता है कि रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है। रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड बता चुका हूँ मैं पहले, अब मेरी पुरानी वीडियोस में है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली को लेंगे यहाँ पे और इसके पॉइंट्स निकालेंगे। ये जैसे सिमिलर था, सब कुछ सेम है। इसको लिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, इसके पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, कुछ नहीं करा, अब हमने ग्राफ बनाया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ प्लॉट कर दिया, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। ठीक है, और ये सेकंड वो है आपका इक्वेशन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन। ठीक है, अब हमारे क्या करनी है, शेडिंग। शेडिंग के लिए क्या देखना है भाई, हमारे को ये देखना कि ये क्या दे रखे हैं यहाँ पे साइंस। तो x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। मतलब हमारी लाइन ये है और हमारे को टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है। ओरिजिन कहाँ, यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इधर शेड करेंगे ऐसे। अभी मैंने मार्क कर दिया कि किस जगह शेड होना चाहिए। ठीक है, अभी हम शेड करेंगे उसको। अब हम क्या देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई, ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन में क्या होता है, ग्रेटर देन में आपका होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो किधर शेड होगा, इधर शेड होगा, क्योंकि ओरिजिन तो ये है, लाइन ये है। अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है तो यहीं तो शेड करेंगे, नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला रीजन शेड कर देंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है, दोनों के लिए कॉमन है। इस वाली लाइन के लिए भी कॉमन है और इस वाली लाइन के लिए भी कॉमन है, तो ये हमारा रीजन शेड हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे को निकालना है मिनिमम वैल्यू। पहले ये, अभी आप बोलेंगे ये भी अनबाउंडेड है भाई, ये भी कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन हमारे को क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए तो भाई कम से कम वैल्यू लेंगे ना x1 और x2 की। तो उसके लिए हमारे पास ये दो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, मतलब कि ये जो ग्राफिकली है यहाँ पे हमारा रीजन है शेडेड, उसको दो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ए, इसको हम लिख देते हैं ए, इसको हम लिख देते हैं बी, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, अब हमारे को निकालना है ए पॉइंट। तो ए पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो हमारे पास पहली लाइन क्या है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। दूसरी लाइन क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो ये कट गया, ये हो गया 2x1, ये कितना आया 6, तो x1 इज इक्वल टू 3। x1 आपका 3 आ गया ये पॉइंट के लिए। अब x1 3 आया है आपका, तो x2 निकाल लेते हैं भाई। तो x2 कितना आएगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, और यहाँ पे x2 ये नेगेटिव होगा, तो x2 इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली जो x1 की वैल्यू आई थी हमने उसको इसमें पुट कर दिया और हमारा x2 वहां से बना गया। तो a की क्या वैल्यू है भाई, 3,1। a हमारा है 3,1, और b को हमारे को निकालने की जरूरत नहीं है कि इस ऐसे इंटरसेक्शन से, क्योंकि b हमारा y एक्सिस पे ही है, तो उसकी वैल्यू है 0,4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं उसको दोनों पॉइंट्स के लिए, हमारे z को, a और b। ठीक है, तो हमारे को मिनिमाइजेशन ऑफ z करना है, और z हमारा क्या है, 2x1 प्लस 3x2। अब हम पहले डालते हैं z में b। अब b की वैल्यू भाई 0,4, 0,4 है ना यहाँ पे हमारा b। तो हम इसके अंदर डालते हैं 2 इंटू x1 क्या आ गया भाई 0, प्लस 3 इंटू 4, ये आ गया हमारा 12। ठीक है भाई, एक वैल्यू मिल गई हमारे को मिनिमम z की। अब हम देखते हैं कि मिनिमम ऑफ z a पे कितना आएगा, z a लिख देते हैं, और a की वैल्यू क्या है 3,1। ठीक है, 3,1 है, तो हम इसमें हम क्या डालेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 6, ये हो गया 3, कितना हुआ 9, तो ये आपका 9 आ गया। तो कौन सी वैल्यू छोटी है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू छोटी है, क्योंकि ये 9 है और ये 12 है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है z की, दैट इज अवेलेबल एट द पॉइंट a, ये वाले पॉइंट पे आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ z अवेलेबल है। ठीक है, और उसके लिए आप ये भी शो करेंगे एग्जाम में कि इस पॉइंट पे 3,1 पे आपका 9 आया है, जो कि पॉइंट ये है। समझ रहे बात को। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मिनिमम नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता मैक्स।
तो बताइए फिर इसके अंदर क्या होता है भाई आंसर। यही वाली प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती है दोबारा कि ये तो भाई अनबाउंडेड है, ये तो कहीं तक भी चला जाता जाएगा, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे अगर फॉर मैक्स निकालें, फॉर मैक्स, तो नो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन ही आएगा अगर इस क्वेश्चन में भी हम मैक्स ही निकालते। नाउ सिमिलरली मैंने कहा था कि ये समझाने के बाद मिनिमम का, अब यहाँ पे समझाऊंगा कि यहाँ पे अगर मिनिमम दिया होता, इधर अगर मिनिमम दिया होता तो कैसे सॉल्व करते, क्योंकि अभी तो मैक्स के लिए नो सॉल्यूशन आया था। और मिन के लिए सेम पार्ट है, कुछ नहीं करना, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये निकालेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। और जैसे कि मान लीजिए ए की वैल्यू आपने निकाल ली, बी की वैल्यू आपने निकाल ली, इस पॉइंट्स को ए तो निकलेगा दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से, बी आपका डायरेक्टली दिख जाएगा, बी कितना आएगा आपका 1.5, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है भाई। अब ये जो ए आपका इंटरसेक्शन से आएगा और जो बी आएगा उसको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देंगे और जेड बी और जेड ए की वैल्यू निकालेंगे जैसे यहाँ निकाली थी, उनमें से मिनिमम देखेंगे किसकी है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा और उसके अंदर हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वो हमारे को यहाँ से निकालना है मिन। मैक्स में अनबाउंडेड हो जा रहा है हमारे दोनों क्वेश्चंस में, इस वजह से हम मैक्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल पा सकते। सिमिलरली यहाँ पे हमारे को सॉल्यूशन ना मिन में मिलेगा ना मैक्स में मिलेगा। अगर यहाँ पे मिन होता तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है दोनों शेडिंग्स के बीच में, ना कोई ओवरलैपिंग है। तो ये वाला पॉइंट तो दोनों के लिए है कि ये दोनों नो सॉल्यूशन आएंगे। इसमें मैक्स के लिए नो सॉल्यूशन आएगा लेकिन मिन के लिए सॉल्यूशन आएगा। इसके अंदर मैक्स के लिए भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और मिन के लिए सॉल्यूशन हमारा आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 9 और उसका सॉल्यूशन है 3,1। इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू होनी चाहिए 3, x2 की वैल्यू होनी चाहिए 1, जिसकी हेल्प से हमारा जो आंसर है वो मिनिमम आएगा, जैसे कि ओरिजिनल क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो गाइज ये है कि हमारे को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना होता है। अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने ये तीनों उठाए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैथ्स के लिए हमेशा ही नो सॉल्यूशन आएगा, ऐसे बहुत केसेस आपको मिलेंगे जिसमें मैथ्स में सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करे जाए, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। बस शेडिंग का ध्यान रखिएगा कि शेडिंग किस तरीके से करनी है। अगर ये वाला पार्ट छोटा है, x1 + x2 इज लेस देन 1, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करिए। अगर ये वाला पार्ट बड़ा है, -3x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करिए, जैसा मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अगर ऐसा केस आ रहा है कि भाई लाइन ही हमारी ओरिजिन से पास कर रही है और हमारा ये भी बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और ओरिजिन से पास कर रही है, तो नीचे शेड करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लिख लीजिएगा आप एक जगह। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है और आपको समझ आना चाहिए था, हर चीज़ नहीं लिखी जाएगी। तो ये आप साथ साथ मेरा सॉल्व करेगा, सिर्फ देख के मत छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अगर आप सॉल्व ना करके जाए तो गलत हो जाए। सो गाइस, यही था इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे और हम फीजिबल, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि उनको कैसे निकाला जाता है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में वाओ लिख सकते हैं आप, एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। या फिर आप कुछ भी चाहें, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तरीका अच्छा लगा बताने का, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।